मेघा अब 21 साल की हो गई थी। अब उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। सुनिए जी, मैं तो बोल रही हूँ कि सामने से चल के आए रिश्ते को ना नहीं कहते। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दो। क्या? माँ, मुझसे तो पूछ लो कि मुझे शादी करनी भी है कि नहीं। मुझे उस शराबी और गरीब दिनेश से शादी नहीं करनी। अरे 21 साल तो मैंने ऐसे ही गरीबी और इस गर्मी में काट दिए, और अब आप चाहते हैं कि बाकी की जिंदगी भी मैं गरीबी में ही काटूं। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस गरीब दिनेश से शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरी शादी किसी अमीर घर में करवाएंगे। अब जितनी चादर है उतना ही तो पैर पसारेंगे। और हम कब से कोशिश कर तो रहे हैं कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन अच्छा लड़का मिलता है तो लोग दहेज मांगते हैं, जो हमारे पास देने के लिए नहीं है। हाँ, आपके पास कभी पैसे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। बहुत जी ली मैंने ये गरीबों वाली जिंदगी, लेकिन अब नहीं। अब मैं एक अमीर लड़के से शादी करके एसी वाले घर में रहूंगी। दरअसल मेघा एक दिमाग से तेज लड़की थी। वह गरीब घर में पैदा तो हो गई थी, लेकिन आगे की जिंदगी वह गरीबी में नहीं काटना चाहती थी। उसकी तो बस आखिरी इच्छा यही थी कि वह एक अमीर लड़के से शादी करके इस गरीबी और गर्मी से छुटकारा पाले। इतना बोलकर मेघा घर से बाहर निकल जाती है। गुस्से में चलती चलती वह बीच रोड पर आ जाती है कि पीछे से एक कार वाला हॉर्न बजाता है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम सुन रही हो ना? जी हाँ। क्या हाँ? अरे मैं कितने देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तुम। अच्छा ही होता। क्या? क्या कहा तुमने? मैंने कहा अच्छा ही होता अगर मैं आपकी गाड़ी के नीचे आ जाती तो। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। अरे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ, और वो मेरी शादी एक गरीब और शराबी से करवाना चाहते हैं, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। आपने अपनी गाड़ी रोकी क्यों? मुझ पे चढ़ा ही देते। अरे बस, शांत हो जाओ। इतने में वहां मेघा के पिता आ जाते हैं। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? अरे मोहन चाचा, आप यहाँ? हाँ छोटे मालिक, इस पागल लड़की को ढूंढता हुआ ही मैं आया हूँ। ये इतनी जिद्दी है कि मैं अब क्या बोलूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैं इसके हिसाब का लड़का कहाँ से लाऊं। मोहन चाचा, मैं आपको कैसा लगता हूँ? ये क्या बोल रहे हैं छोटे मालिक? अरे आप जैसा लड़का तो मैं दिया लेके ढूंढूंगा जब भी मुझे नहीं मिलेगा। हाँ तो बस, अब आपको दिया लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगा मेघा से। मेघा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। क्या? लेकिन छोटे मालिक, हम आपकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? मैं तो शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। अरे मोहन चाचा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं मेघा से आज ही और अभी शादी करूंगा, वो भी मंदिर में। तुषार मेघा से एक मंदिर में शादी कर लेता है और मेघा को लेकर अपने घर पहुंचता है। आहा हा, कितना सुकून है यहाँ। घर में घुसने से पहले ही एसी की हवा मिल गई। आओ मेघा, अंदर चलो। वहीं रुक जा। तुषार बेटा, ये क्या? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये माला कैसी? माँ, हमने शादी कर ली है। ये है मेघा, ये मोहन चाचा की लड़की है, और आज से आपकी बहू। क्या? तूने एक गरीब से शादी कर ली? तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? अरे तूने तो समाज में हमारी नाक ही कटवा दी। अरे जब लोग पूछेंगे मुझसे कि शारदा, तेरी बहू कहाँ की है, किस खानदान की है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ भैया, मैं अब अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी
कि मेरे भाई ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली है। भैया, आपने बहुत गलत किया। बस माँ, अब जो हो गया हो गया। मेघा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। आप इसे इसकी गरीबी से मत तोलो। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरा विश्वास करो। चलो मेघा, तुम चलकर आराम कर लो। तुषार मेघा को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। अरे बाप रे, ये कमरा तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। इतनी ठंड है यहाँ, लग ही नहीं रहा कि बाहर गर्मी है। आज जाकर मुझे इस गर्मी से राहत मिली है। एक कमरे में 3-3 एसी। अरे वाह भगवान, सही कहते हैं लोग, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। वो दिन तो कैसे कैसे निकल जाता है। अगले दिन मेघा घर में इधर उधर घूमने लगती है और चलते चलते हॉल में आ जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे एसी लगे हैं। घर है या एसी का दुकान? जहाँ कदम रुकते हैं वहीं एक एसी। इतने में वहां मेघा की सास आ जाती है। हैरी मेरी गरीब बहू, कहाँ भटक रही है तू? कहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस घर देख रही थी। हाँ तो बस घर ही देखियो, खुद को घर की मालकिन मत समझ लियो। अब तो इस घर की बहू है, तो बहू होने का तुझे फर्ज भी निभाना पड़ेगा। चल जा, सबके लिए खाना बना। जी माँ जी। मेघा रसोई में चल देती है। अरे, यहाँ तो रसोई में भी एसी है। एसी में बैठकर तो मैं 100 लोगों के लिए खाने बना लूंगी, तो इन 5 लोगों की क्या बात है। अब जल्दी जल्दी सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देती हूँ। आखिर मुझे अभी सबका दिल भी तो जीतना है। मेघा सबके लिए कई प्रकार का खाना बनाती है, फिर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। भाई, मैंने तो तुम्हें अपनी बहू स्वीकार किया। हाँ भाभी, सच में तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मेरी तरफ से भी आप पास हुई। सबके मुंह से तारीफ सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इन सब ने तुझे अपना लिया तो क्या हुआ, मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगी। ऐसे ही अब मेघा सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती और दिन भर बस काम में ही लगी रहती, ताकि वह अपनी सास का दिल जीत सके। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कि अचानक एक दिन मेघा की तबीयत खराब होने लगती है। अरे ये एसी की हवा तो सीधा मेरे सर में लग रही है। मेरी बॉडी तो बिल्कुल अकड़ रही है। क्या करूं? मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन उठ जाती हूँ, वरना मम्मी जी को मौका मिल जाएगा मुझे ताना देने का। तबीयत ठीक न होने के बाद भी मेघा सबके लिए खाना बनाती है। चल बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, खड़ी क्या है, सबको खाना परोस। अरे ये कोई एसी बंद कर दे, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। एसी कम नहीं होगा। अगर तुझसे एसी की हवा झेली नहीं जा रही तो तू अपने गरीब मायके जा सकती है। मेघा चुपचाप सबको खाना परोस देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तुरंत ही मेघा की हालत को देखते हुए डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए, ये एसी की हवा को सहन नहीं कर पा रही हैं। हो सके तो इन्हें कुछ दिन आराम करने दो और एसी की हवा से दूर रखो, वरना इनकी तबीयत और दिन पर दिन खराब हो सकती है। शारदा को अपनी गलती का पछतावा होता है। अब उसे महसूस होता है कि तबीयत खराब होने के बाद भी मेघा घर के कामों में लगी रहती, ताकि वह अपनी सास का दिल जीत सके। और मेघा को भी ये एहसास होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाहत हमेशा हानि ही देती है। ये कहानी है कलावती की। कलावती के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम रेखा होता है और अभी छोटा बेटा कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। कलावती एक बहुत ही पुराने विचार रखने वाली औरत थी।
उसके बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, तो आखिर बहू कैसे हिल सकती थी। कलावती अपनी बहू रेखा को बहुत ही पाबंदियों में रखती थी। एक दिन, अरे रेखा बहू, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, जब तक तू खाना बना के तैयार रख। इतना कहकर कलावती बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में उसे एक लड़की दिखती है जिसने मिनी ड्रेस पहनी होती है। उस लड़की को देखते ही कलावती को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अरे इतने छोटे कपड़े तो हम बचपन में भी नहीं पहना करते थे, और ये लड़कियां घर से बाहर पहनकर निकल रही हैं। आजकल की लड़कियों ने तो लाज शर्म बिल्कुल खो ही दी है। कुछ देर बाद कलावती जब घर आती है तो वह भुनभुनाते हुए आती है। आज तो पूरा मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ माँ जी? क्या नहीं हुआ ये पूछ। आज मैं बाजार में जैसे पहुंची तो एक लड़की ने इतने छोटे कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से बाइक पे घूम रही थी। अरे इतने छोटे कपड़े थे कि उसकी सारी टांगे दिख रही थी, लेकिन उसे शर्म नहीं आई, पर मुझे जरूर शर्म आ गई। कलावती रेखा को भी कोई मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने देती थी, यहाँ तक कि उसे घूंघट में ही रखती थी। ऐसे ही एक दिन रेखा अपने कमरे में सो रही होती है। सोते समय उसकी साड़ी उसके पेट से हट जाती है। उसी समय कलावती वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, अरे बहू, ये क्या तरीका है सोने का? तेरा सारा पेट ऐसे ही दिख रहा है। माँ जी, वो गलती से हट गया होगा। गलती से? अगर आगे से ये गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी रेखा बहू। और ऐसे ही बंदिशों में रहकर रेखा अपने पूरे 1 साल निकाल लेती है। और आज उसकी शादी की सालगिरह थी। रेखा के देवर ने आज अपने भाभी को सरप्राइज देने के बारे में सोचा। भाभी, आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूं। हाँ बोलिए ना देवर जी। भाभी, वो बात ये है कि मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन क्या माँ जी मानेंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं मानूंगी। मेरे बेटे से बढ़कर कुछ और है क्या मेरे लिए? माँ, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ बेटे, जब तुझे लड़की पसंद है तो इसमें मुझे क्या शिकायत होगी। कलावती भी ना बिल्कुल अजीब ही है। जो इससे दबता है उसे ये और दबाती है, और जो इसकी नहीं मानता ये उसकी सुन लेती है। अरे आप चुप करिए। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती और वह कहीं उस लड़की के चक्कर में ये घर छोड़कर चले जाता तो हम क्या करते? मैं एक लड़की की वजह से अपने बेटे को नहीं खो सकती। एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए तो उसे भी मैं रेखा बहू के जैसे बना दूंगी। कुछ दिन बाद ही राहुल की शादी निधि के साथ हो जाती है। माँ जी, हमारा रूम कहाँ है? प्लीज मुझे बता दो। मैं भी इस लहंगे में और एडजस्ट नहीं कर पा रही। अरे निधि, घर प्रवेश हो जाने दो, फिर तुम चेंज कर लेना। प्लीज राहुल, ये फालतू के रीति रिवाज करने की क्या जरूरत है? आई एम सो टायर्ड। अरे निधि बहू, 5 मिनट और सब्र नहीं है क्या तुझे? इतने देर लहंगे में रह ली तो 5 मिनट और रुक जा। कलावती ने जल्दी जल्दी घर प्रवेश की प्रक्रिया को खत्म किया। अगली सुबह निधि मिनी ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। उसे देखकर कलावती आग बबूला हो जाती है। अरे बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? अभी सब लोग तेरी मुंह दिखाई के लिए आते ही होंगे, लेकिन तेरी मुंह दिखाई कम और शरीर दिखाई ज्यादा हो जाएगी। ये क्या पहन रखा है तूने? अरे सासू माँ, इसमें बुरा क्या है? इतनी अच्छी तो ड्रेस लग रही है। अरे होगी अच्छी, लेकिन अभी तुझे साड़ी पहननी है। लेकिन सासू माँ, मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। अच्छा रुक, मैं तुझे साड़ी देती हूँ। कलावती ने निधि को एक साड़ी दी जो वह शाम को मुंह दिखाई में पहन कर आती है। अरे वाह कलावती बहन जी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी और सुंदर लग रही है। अरे होगी ही ना, मेरे बेटे की पसंद की है, और संस्कारी तो होगी ना, क्योंकि ये मेरी बहू है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है
और अगली सुबह नाइट सूट पहनकर निधि अपने रूम से बाहर निकल आती है। बहू, ये क्या, तुझे अकल नहीं है? हमारे घर में नाइट सूट सिर्फ कमरे तक ही होता है, ना कि उसे पहनकर पूरे घर में घूमा जाए। अरे माँ जी, लेकिन इसमें बुरा क्या है? इसमें कौन सी मेरी बॉडी दिख रही है? जितनी जुबान चला रही है ना, उतना दिमाग चलाती तो तुझे समझ में आ जाता कि साड़ी में औरतें कितनी अच्छी लगती हैं। चल अब जा और कपड़े बदल कर आ, और याद रहे, इस घर में रहना है तो तुझे साड़ी ही पहननी होगी। निधि उदास मन से अपने कमरे की तरफ चल जाती है। उसे उदास देखकर रेखा भी उसके पीछे पीछे जाती है। परेशान मत हो निधि, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देख, मैं भी तो सीख गई ना। जैसा माँ जी चाहती थी वैसी बन गई, तू भी बन जाएगी, चिंता मत कर। लेकिन भाभी, ये तो गलत बात है ना। आप ही बताइए, इन कपड़ों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है निधि, लेकिन माँ जी को ये कपड़े पसंद नहीं आते। तो क्या अब हम उनके हिसाब से चलेंगे? हमारी कोई मर्जी नहीं है। निधि, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और जा, साड़ी पहन के रसोई में आ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। निधि साड़ी पहन लेती है और रेखा के साथ रसोई में काम करवाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और राहुल निधि को हनीमून घुमाने का प्लान करता है। राहुल कलावती को अपने प्लान के बारे में बताता है। भाई, हम लोग तो कभी हनीमून गए नहीं, हमारी तो शादी हुई और हम घर गृहस्थी में ही लगे रह गए। माँ, लेकिन आज का जमाना कुछ और है। जमाना तो वही है, लेकिन लोगों की सोच बदल गई है। खैर, अब तुमने सोच ही लिया है जाने का, तो जाओ। बहू, तूने क्या क्या सामान रखा है, जरा मुझे दिखा दे। कुछ रह गया होगा तो मैं तुझे बता दूंगी। माँ जी भी बहुत चालाक है। वह ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बैग में कहीं मिनी ड्रेस तो नहीं रखी। लेकिन माँ जी, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। मैंने भी अपने बैग में बस साड़ियाँ रख ली है। वहाँ जाकर मैं वेस्टर्न ड्रेसेस खरीद लूँगी। कलावती निधि का बैग देखती है तो उसमें बस साड़ियाँ ही होती हैं। ठीक है बहू, सब सामान तो तूने रख ही लिया है, अब आराम से जाना और जल्दी आना। इतना कहकर कलावती उन्हें विदा करती है कि अगले ही दिन कलावती की मौसी सास उसके घर आ जाती है, जो कि काफी उम्र की होती है। उन्होंने टी शर्ट और लोवर पहनी होती है। अरे कलावती, कहाँ है? अरे मासी जी, आप आइए ना। अरे बहू, ये सब क्या लगा रखा है तूने? तू अपनी बहुओं को साड़ी के अलावा कुछ पहनने नहीं देती? मौसी जी, मैंने जैसा पहना है उन्हें भी वैसा ही पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें गलत क्या है? तेरी कोशिश की वजह से तुझे पता है, तेरी बहू रेखा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो कैसे? अरे, जो तूने इतने नीचे साड़ी और ऊपर से घूंघट करवा रखा था, जिस वजह से उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो रोड पे गिर गई, जिस वजह से उसे चोट आई है। मैं उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आ रही हूँ। कलावती, समय के साथ अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी होता है। कलावती को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह अपनी बहू को उनके पसंद के अब कपड़े पहनने देती है। राघव मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। वह काफी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। राघव पढ़ा लिखा और एक समझदार लड़का था। यार, कब मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई और एक मैं हूँ जो अच्छी नौकरी की तलाश में ही लगा हुआ हूँ। अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। कुछ देर बाद एक सेक्रेटरी उसे बुलाने आती है। राघव मिश्रा? जी हाँ, मैं हूँ। जी, आपको अंदर बुलाया है। राघव बहुत ही समझदार था। उसने आसानी से इंटरव्यू पास कर दिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राघव, हमें तुम्हारे ही जैसे लोगों की ज़रूरत थी अपनी कंपनी के लिए। आप कल से ही हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। राघव बड़ी ही खुशी से अपने घर चले जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ और बहन को आवाज़ देता है। माँ, पूजा, जल्दी आओ, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे जल्दी आओ ना। जब भी वहाँ
सुमित्रा देवी और उसकी बहन पूजा पहुंचते हैं। क्या हुआ भैया, आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? अरे माँ पूजा, मेरी जॉब लग गई है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। अरे वाह भैया, कांग्रेचुलेशन। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज तो हम खाने में पूरी पकवान बनाएंगे। सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने लंबे समय से मैं इस नौकरी की तलाश में था। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। इस इंतजार में मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई और बस मैं ही रह गया। अच्छा, तो ये बात है भैया। माँ, भैया को नौकरी की खुशी कम और शादी की खुशी ज्यादा है। अब आप जल्दी से एक अच्छी लड़की देखकर भैया की शादी करवा दो। अरे हाँ, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी लड़की की बात करती हूँ। अगले दिन पंडित जी घर आते हैं। देखिए पंडित जी, लड़की संस्कारी होनी चाहिए। हमारे घर में भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस लड़की अच्छी हो और घर को जोड़ कर रखे। हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। अरे सुमित्रा जी, आप फिक्र मत करिए। राघव बेटा के लिए मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आऊंगा। वही पास के गांव में सुहाना नाम की लड़की रहती थी, जिसका रंग बहुत ही काला था, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी माँ कलावती उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ना जाने ये कौन सी घड़ी में पैदा हो गई, कोई इतना काला कैसे हो सकता है। जितने लड़के वाले आते हैं इसके रंग को देखकर मना कर देते हैं। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी लड़की मैंने पैदा कर दी। सुहाना को अपने रंग को लेकर हमेशा ही ताना सुनना पड़ता था। जब भी गेट खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई, कोई है? अरे हाँ पंडित जी, आइए, अंदर आइए। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? अरे कलावती बहन जी, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत ही अच्छे घर का है, अच्छी नौकरी है और कोई ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। लड़के पैसे वाले भी हैं और उन्हें दान दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या? अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। पंडित जी, अब बात आगे बढ़वाइए। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही है। आप तो बस जल्दी जल्दी लड़के वालों से बात करके रिश्ता आगे बढ़ाइए। पंडित जी राघव के घर आकर सुहाना के बारे में बताते हैं। सुमित्रा के घर वाले कुछ दिन बाद ही सुहाना को देखने जाते हैं। हैरी, सुन ले तू कान खोल कर, ये रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अपने आप पर थोड़ा लीपापोती कर ले ताकि तेरा ये काला रंग थोड़ा छुप जाए। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सुहाना अपनी माँ के कहने पर अपने चेहरे और बॉडी पर फाउंडेशन लगा लेती है, जिसके बाद उसका रंग थोड़ा सांवला दिखने लग गया। राघव अपने परिवार के साथ सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना ने अपने ऊपर मेकअप कर लिया था, जिस वजह से उसका रंग थोड़ा साफ दिखने लगा। यूं कह ले कि ना वे अब ज्यादा काली लग रही थी और ना ही ज्यादा गोरी। पहली नजर में ही राघव को सुहाना पसंद आ जाती है। भाई, मुझे तो लड़की पसंद है और वैसे भी मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है। सुहाना का रंग तो सांवला नहीं बल्कि काला था। सुहाना राघव को बताने ही जाती है कि जब तक उसकी माँ कलावती ने बीच में ही बोल दिया, जी हाँ, हमें तो रिश्ता पसंद है, आप तो बस शादी की तैयारी करिए। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। तभी वहां पूजा आ जाती है। अरे भाभी, ये भाई और मम्मी नीचे ऐसे जमीन पे क्यों पड़े हैं? क्या हुआ इन्हें? और आप ये सुबह सुबह चारकोल लगाकर क्यों बैठी हो? पूजा ने अपनी माँ और भाई को उठाया। हे भगवान, ये सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये सुहाना है या कोई काली माता जो हमारे घर में आ गई है? अरे हाँ माँ, सुहाना नहीं लगती है, मुझे तो लगता है काली माता ही आ गई है। जय हो काली माता। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू, जय हो काली माता। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? भाभी ने चारकोल लगा रखा है। अरे पूजा, अगर ये कोई फेस पैक होता तो वो बस चेहरे पे लगता ना, उसके हाथों पर भी तो ध्यान दो। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। भाभी,
क्या सच में तुम इतनी काली हो? हाँ, मैं सच में इतनी काली हूँ। सुमित्रा और राघव वहां से चले जाते हैं। भाभी, अगर आपका रंग इतना ही काला था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताने से पहले ही रोक दिया। जिसके बाद पूजा भी उसे वहां छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद सुहाना अपनी पहली रसोई की रीत को पूरी करती है। अरे वाह मेरी काली बहू, वैसे तुमने पूरियाँ बहुत अच्छी बनाई है। मैंने ऐसी पूरी आज तक नहीं खाई। हाँ माँ, भाभी का रंग कैसा भी हो, लेकिन खाना इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, कोई तो अच्छा ही है ही भाभी में। इतने में राघव का फोन आ जाता है। हाँ राहुल, बोल। अरे राघव भाई, कल मेरी एनिवर्सरी है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। हाँ थैंक्स भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने घर पे एक पार्टी रख रखी है, तो अपनी वाइफ को लेकर ज़रूर आइयो कल। अरे वो नहीं आ सकती, वो अपने मायके गई हुई है। मैं आता हूँ ना। सुहाना वहीं पास में ही बैठी थी। वह समझ जाती है कि आखिर राघव क्यों मना कर रहा है। इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सीधा क्यों नहीं बोल देते कि मेरी पत्नी काली है, जिस वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आ सकता। अगली सुबह राघव से मिलने उसके कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। देखो सुहाना, मैं जब तक ना बोलूं इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें देखे। उन्हें पता चला तुम मेरी बीवी हो तो वह मुझे बहुत चिढ़ाएंगे, मुझे बार बार काली बीवी का पति बोलकर बुलाएंगे। जिसके बाद राघव शाम तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है। उधर सुहाना को उसने कमरे में अकेले बंद कर दिया था। सुहाना बेचारी अपनी किस्मत पर रोती है। हे भगवान, आपने मुझे कैसा रंग दिया कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। मैं क्या करूं? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती। माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। सुहाना अपना कुछ सामान लेकर खिड़की से भाग जाती है। काफी दूर चलते चलते रात हो जाती है और वह एक घने जंगल में पहुंच जाती है। ये तो बहुत घना जंगल लगता है। एक काम करती हूँ, यही सो जाती हूँ। कोई जानवर आएगा और मुझे खा लेगा। कम से कम मुझे इस जीवन से मुक्ति तो मिल जाएगी। इतना कहकर सुहाना वहीं सो जाती है कि कुछ रात बीतते ही उसे एक आवाज आती है। बेटी, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुहाना कुछ दूरी जाकर देखती है तो उसकी नज़र एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है। क्या हुआ अम्मा? बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। सुहाना अम्मा को पानी देती है। पानी पीकर अम्मा सुहाना से बोलती है, बेटी, तुम यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? अम्मा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बेटी, मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ परेशान दिख रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? सुहाना अम्मा को पूरी बात बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। अम्मा मन में ही कोई मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद एक अचानक से चमत्कार हो जाता है। सुहाना का रंग काले से गोरा हो जाता है। अरे, मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? तुमने ही तो बताया था बेटी कि तुम पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती हो। बस उसी का ही कमाल है। आज पूरियाँ अपना बहुत कमाल दिखाएंगी बेटी। अब तुम अपने ससुराल जाओ। सुहाना अपने ससुराल आ जाती है तो उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुहाना अपने परिवार को पूरी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। बहू, अब इसी बात पे जा अपने हाथों से गरम गरम हमें पूरियाँ खिला दे। सुहाना फिर से पूरियाँ बनाती है और सबको परोसती है। लेकिन ये क्या था, सबके पूरी खाते ही उनका रंग काला हो जाता है। सुहाना ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जभी उसे अम्मा नजर आ जाती हैं, जो उसे जंगल में मिली थी। क्यों बेटी, मैंने बोला था ना कि आज ये पूरियाँ कमाल करेंगी।
इतना बोलकर अम्मा वहां से गायब हो जाती हैं और अब घर में सबसे गोरी सुहाना थी, जिस वजह से अब घर में उसका ही राज था और सभी उसी की बात सुनते हैं। शादी करके सुहाना अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन सुबह जब सुहाना नहाकर बाहर आती है तो उसका सारा मेकअप उतर चुका होता है। वे जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसकी सास उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। जब वहां राघव भी आ जाता है। अरे तुम कौन हो भाई, और मेरी माँ ऐसे नीचे क्यों पड़ी है? जी मैं सुहाना। क्या सुहाना, और इतनी काली? इतना बोलते ही राघव भी बेहोश हो जाता है।